हाँ भाई, कैसे हो? एपिसोड एकदम मौसम है, लेकिन सारे के सारे ट्विस्ट और टर्न्स को जानने के लिए पूरा एपिसोड देखना। पिछले एपिसोड में जियान ने बाहर निकाल लिया था अपना अर्थ डीमन पपेट, जिस वजह से उस चैनियन की हालत खराब हो गई थी। वो होंगली को ऑर्डर देता है जियान पे हमला करने के लिए, लेकिन जब वो खुद जियान को नहीं संभाल पा रहा है तो फिर होंगली क्या ही करता। होना क्या था, होंगली जियान को छू भी नहीं पा रहा था। एट दी एंड उसे अपने क्लैन मेंबर्स को बुलाना पड़ता है। होंग क्लैन के मेंबर्स ने जियान को सराउंड किया ही था, तभी जियान लॉन्च करता है एंग्री विद द लोटस को। इस एक्सप्लोजन में सभी बहुत ही घायल हो गए थे। एक बार दुश्मनी क्रिएट हो ही गई है तो फिर जियान भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। एक एक करके सभी होंग क्लैन के मेंबर्स की बेसबॉल की तरह कुटाई चालू हो जाती है। एंड में बारी आई थी होंगली की। जियान ने होंगली की आधी जान तो ले ली थी, लेकिन होंगली ने पहले एक जेट पीस को क्रश कर दिया था। स्टोरी में एंट्री हो चुकी है उसके एंसेस्टर की। जियान होंगली का काम तमाम करने ही वाला था, लेकिन होंग क्लैन का एंसेस्टर बीच में इंटरवीन करता है। वो कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होंग क्लैन के मेंबर्स को मारने की? आज मैं तेरी खाल खींचूंगा और तेरी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगा। ये आवाज टियानबे सिटी के आसमान में काफी टाइम तक गूंजती रहती है, जिससे पूरी सिटी में एक क्वाइटनेस फैल गई थी। लोगों की शॉक नजरें जाती हैं उस डायरेक्शन में जहाँ से वो आवाज ओरिजिनेट हुई थी। ऑफ कोर्स ये आवाज आई थी होंग क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ से। एक बंदा कहता है, ये तो एक्चुअली में होंग टियान शाओ है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये भी जाग गया। तभी दूसरा बंदा कहता है वो जियान अनलकी होने वाला है। र्यूमर के हिसाब से ये होंग टियान चाओ लेवल 5 का दोजोंग है। विंड लाइटनिंग पवेलियन के उस चैनियन से भी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऑल्दो जियान के पास वो दोजोंग पपेट है, लेकिन वो इन दोनों दोजोंग के अटैक्स को कैसे झेल सकता है? जियान इन सभी की प्राइवेट कन्वर्सेशंस को इग्नोर कर देता है। उसकी स्लीव्स में फिस्ट टाइट हो गई थी। अगर यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर होती या फिर टियानजुन स्लीव से बाहर आ चुके होते तो फिर जियान को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली शाओशियान दूर हो चुकी है और ओल्ड टियान अभी स्लीप में है। जियान सिर्फ डीमन पपेट का यूज करके इन दोनों को नहीं हरा सकता था। इन्हें हराना तभी पॉसिबल है अगर जियान अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का यूज करता है, जो कि 3 तरीके की हेवली फ्लेम से बना हुआ था। लेकिन अगर जियान ऐसा करता है तो वो एक वीक स्टेट में चला जाएगा। ये होंग क्लैन की टेरिटरी है और तो और बस 500 किलोमीटर की दूरी पे वो विंड लाइटनिंग पवेलियन है। अगर वो ज्यादा समय तक यहाँ पे इंटेंगल्ड रहता है तो जियान के लिए सिचुएशन काफी डिसएडवांटेजियस हो जाएगी। जियान मन ही मन में कहता है, लगता है आज मुझे विड्रॉ ही करना चाहिए। उसका ध्यान जाता है अर्थ डीमन पपेट की तरफ, जो कि अभी चैनियन से फाइट में लगा हुआ था। सीन को विटनेस करके जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। लगता है वो बुड्ढा ऑलरेडी जियान की इंटेंशंस को जान चुका है। इस समय वो भी ऑल आउट फाइट कर रहा था, जिससे ये पपेट जियान के पास वापस न जा सके। चैनियन के इन एक्शंस को देख के जियान की आईज चिल्ली हो जाती हैं। जियान कहता है, यू आर कोटिंग डेथ। जैसे ही जियान की आंखों में एक किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है, अर्थ डीमन पपेट की बॉडी भी एकदम ग्लो होने लगी थी। उसकी बॉडी की स्पीड और फोर्स अचानक से इंक्रीज हो जाती है। अब उसके दोनों हाथ हैमर्स की तरह काम कर रहे थे, जो कि काफी वॉलेंट अटैक्स चैनियन के ऊपर लॉन्च करते हैं। अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज होते हुए फील करके चैनियन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। वो तुरंत ही अपनी पूरी बॉडी की दुखी को इकट्ठा करता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो अर्थ डीमन पपेट से कोलाइड हो रहा था, हर बार उसकी बॉडी कांप रही थी। हर कोलिजन के बाद उसकी आर्म एकदम नम फील करती थी। अपने हाथों में पेन को फील करके चैनियन की आंखों में एक शॉक फ्लैश होता है। वो कहता है, डैम इट, ये पपेट किससे बना है? इसकी फिजिकल पावर इतनी खतरनाक है। जब जियान अर्थ डीमन पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है, तभी हांची की एंग्शियस आवाज उसके कानों तक आती है। वो कहते हैं, जियान जल्दी से जाओ, एक बार वो एंसेस्टर आ जाता है तो फिर तुम्हारा जाना मुश्किल हो जाएगा। हांची की इस आवाज को सुन के जियान अपना सिर हिलाता है। वो सेंस कर पा रहा था कि एक किलिंग इंटेंट से भरे ऑरे ने उसे लॉक कर लिया है। इवन जियान अगर घूम के भागने की कोशिश भी करता है, तब भी दूसरी पार्टी उसे कैच कर लेगी। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो नीचे बने हुए पिट की तरफ एक इशारा करता है। एक सक्शन फोर्स होंगली की बॉडी को ऊपर लाती है। उसकी बॉडी को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद जियान हंस के बोलता है, लगता है तेरी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। इतना सब होने के बाद भी तेरी जान नहीं गई, लेकिन ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। जैसे ही जियान के शब्द होंगली के कानों में जाते हैं, उसकी बॉडी एक बार ट्रेम्बल हुई थी। वो अपनी आंखें खोलना तो चाहता था, लेकिन उसकी सीरियस इंजर्ड बॉडी ऐसा करने नहीं दे रही थी। जैसे ही जियान ने होंगली को ग्रैब किया था, आसमान से एक रशिंग साउंड सुनाई देता है। एक वेग फिगर अरेना की तरफ काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। इतनी दूरी पे होने के बाद भी उसका किलिंग इंटेंट फील किया जा सकता था। वो बंदा दूर से ही देख लेता है कि जियान ने अपने हाथों में किसको पकड़ रखा है। इमीडिएटली एक फ्यूरियस आवाज दोबारा आती है। वो कहता है, लड़के से नीचे फेंक वरना तू मारा जाएगा। चैनियन, जो कि जैसे तैसे करके इंड्योर कर रहा था, वो ये आवाज सुन के एकदम खुश हो जाता है। जब वो फटाक से उस डायरेक्शन में देखता है तो सच में होंग टियान शाओ आता हुआ दिखाई दे रहा था। वो तेजी से चिल्लाता है, ओल्ड फेलो होंग, तुम्हारे होंग क्लैन के मेंबर्स सारे के सारे इसी के हाथों से मरे हैं, जल्दी से इसका खात्मा करो। वो बोल ही रहा था तभी हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। एक पंच ने उसकी ब्लॉकेड को तोड़ दिया था। फाइनली वो इसके आर्म में जाके टकराता है। चैनियन
चैनियन के मुंह से एक मौन वाली आवाज बाहर आती है, साथ ही में उसके होठों से एक ब्लड का थ्रेड रिलीज हुआ था। दूर से आवाज आती है चैनियन। वो बंदा जब चैनियन की आवाज सुनता है तो आसमान में पॉज हो जाता है। हमें दिखाई देता है एक लाल कपड़े पहने हुए बुड्ढा अपनी आईब्रोज को नेट करके उसका ध्यान गया था इस अर्थ डीमन पपेट पे। अपनी आई साइड की हेल्प से उसे समझ में आ रहा था कि चैनियन को इस डीमन पपेट ने सप्रेस करके रखा है। कुछ ही समय में चैनियन हार जाएगा। जब होंग टियानशाओ डीमन पपेट की वजह से स्टार्टल्ड फील कर रहा था तभी चैनियन की दोबारा से चिल्लाने वाली आवाज जाती है। वो कहता है तुम क्या देख रहे हो? ये पपेट उस लड़के को ही बिलोंग करता है। जैसे ही तुम उसे रिस्ट्रेन करते हो ये पपेट भी रुक जाएगा। जल्दी से अटैक करो, उसे बिल्कुल भी भागने नहीं देना, क्योंकि अगर उसकी एस्केप सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हारे होंग क्लैन के मेंबर्स फालतू में ही मरे। चैनियन की ये बात सुन के होंग टियानशाओ की नजर जाती है जियान के ऊपर। वो एक डेंस आवाज में कहता है लड़के जल्दी से होंगली को रिलीज कर दे, मैं तेरी मौत को काफी पेनलेस बना दूंगा। जियान अभी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसका ध्यान जाता है चैनियन के ऊपर जिसे अर्थ डीमन पपेट ने सप्रेस करके रखा है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अर्थ डीमन पपेट इसे जल्दी ही मार देगा। ऑफ कोर्स अगर जियान को टाइम मिलता है और इवन इफ चैनियन की जान नहीं जाती है तब भी उसका सीरियसली इंजर्ड होना तो पक्का ही है। जियान टाइम को और डिले करना चाहता था लेकिन ये होंग टियानशाओ जियान को ये मौका नहीं देगा। नेचुरली वो भी ये सेंस कर पा रहा था कि चैनियन से अब और भी इंड्योर नहीं किया जा रहा। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है होंग टियानशाओ पे। वो जियान की तरफ देखे एक सिनिस्टर आवाज में बोलता है भले ही तुम कहीं से भी आए हो लेकिन इतने सारे मेरे होंग क्लैन के मेंबर्स को मारने के बाद आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहने के बाद वो जियान की तरफ काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। उसकी आंखें अभी इतनी स्टर्न थी कि कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जियान की आंखें उस होंग टियानशाओ को लगातार देखती हैं जो कि बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। एंड में आके जियान के चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ गई थी। पहले तो वो होंगली की पीठ पे अपने पाम को प्रेस करता है। ये करने के बाद जियान ने होंगली को दूर फेंक दिया था। जियान तेजी से हंसते हुए बोलता है बुड्ढे मैंने इस होंगली की बॉडी में एक हिडन फोर्स को हाइड किया है। अगर तू इसे जल्दी पकड़ के रिजॉल्व नहीं करता है तो तेरी वजह से होंगली डेफिनेटली मारा जाएगा। जियान की मुंह से आवाज बाहर ही आई थी तभी एक चीका साउंड सुनाई देता है। जो फिगर उसकी तरफ शूट हो गया था वो भी हवा में पॉज होता है। होंग टियानशाओ की आंखों में एक हेजिटेशन फ्लैश होता है। एक बार तेजी से रोर करने के बाद वो होंगली के पीछे जाता है। ऑल्दो वो होंगली की तरफ शूट हो गया था जियान के कानों में एक और रोर की आवाज आती है। वो कहता है लड़के मैं होंग क्लैन के एंसेस्टर्स की कसम खा के बोलता हूँ मैं तेरी सारी की सारी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा जिसके बाद तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा। होंग टियानशाओ के मुंह से निकले इस रोर को जियान पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। इस टाइप के न जाने कितने थ्रेट्स जियान ऑलरेडी सुन चुका है। ऑफ कोर्स उनमें से कोई भी आज तक सच नहीं हुआ। जैसे ही वो होंग टियानशाओ होंगली की तरफ मुड़ा था जियान की सिनिस्टर आंखें जाती हैं चैनियन पे। उसके चेहरे पे भी एक डार्क स्माइल आ जाती है। जियान अपनी हैंड सील्स को बनाना शुरू करता है। पावरफुल दुई चारों तरफ से इकट्ठे होने लगती है। जियान के एक्शंस को सेंस करके चैनियन का दिल बैठ जाता है। उसकी अर्थ डीमन पपेट को संभालने में ही बैंड बज रही थी। अगर इस समय जियान भी इसमें ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए आसार बहुत ही गंदे दिखाई दे रहे हैं। पैनिक की वजह से वो होंग टियानशाओ को अपने दिल में कर्स करने लगता है। चैनियन बोलता है यू ओल्ड बास्टर्ड, क्या हुआ अगर वो मर जाएगा? तुझे पता नहीं है क्या वो ट्रैश है? क्या उसे भी रेस्क्यू करने की जरूरत थी? चैनियन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब जियान को भागने का मौका मिलेगा वो इसका फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि जियान ने एक को तो डाइवर्ट कर दिया है जिससे वो दूसरे एनिमी पे अच्छे से फोकस कर सके। इस तरीके की ऑल आउट टैक्टिक बिल्कुल क्रेजी है। चैनियन ये सोच ही रहा था तभी एक और वायलेंट पंच उसकी आर्म में आके लगता है। इसकी फोर्स इतनी ग्रेट थी कि चैनियन को लगातार स्टेप्स को पीछे लेना पड़ता है। जैसे जैसे वो पैरों को पीछे ले रहा था उसके दिल में एक डेंजर की फीलिंग आती है। रिफ्लेक्स से वो पीछे मुड़ता है। एक वेग फिगर उसके पीछे अपीयर हो रहा था। उस फिगर का जहाँ पे हाथ था अभी वहाँ पे एक फ्राइटनिंग एनर्जी के साथ एक जेड इम्प्रिंट था। ये हैंड स्टील इतनी एनर्जी को कंटेन करती थी कि इसे सेंस करके चैनियन का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। जियान कहता है सी फ्लिपिंग सील। ये कहने के बाद जियान ने चैनियन की पीठ पे एक स्पॉट को ढूंढ लिया था। ये हैंड प्रिंट भी वहीं पे जा लगता है। पीछे से आ रहे इस अटैक को सेंस करके चैनियन का फेस एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गया था। अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो उसके लिए डॉज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी अर्थ डीमन पपेट ने उसके आसपास के स्पेस को सील कर दिया है। इस वजह से चैनियन अपनी एजिलिटी 2 स्किल को यूज ही नहीं कर पा रहा था। वो जैसे तैसे करके पीछे मुड़ता है। एक मजेस्टिक वाटरफॉल जैसी एनर्जी उसके दोनों हाथों से रिलीज होती है। चैनियन की दुई और ये हैंड प्रिंट दोनों टकराते हैं। हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड। जियान 10-12 कदम पीछे लेता है। वहीं पे चैनियन बस 2 कदम पीछे लेता है, लेकिन उसका पेल फेस और भी व्हाइट हो गया था। चैनियन को अभी रिलैक्स करने का मौका भी नहीं मिला था तभी गोस्ट की तरह एक वाइल्ड और वायलेंट स्ट्रेंथ उसके पीछे अपीयर होती है। फाइनली ये फोर्स उसके शोल्डर्स में जा टकराती है। हमें सुनाई देती है ग्रग वाली आवाज। चैनियन फाइनली अब और इंड्योर नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह से काफी अमाउंट में ब्लड बाहर आता है। वहीं पे उसकी बॉडी लगातार ग्राउंड में घसीटती जा रही थी। चैनियन जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन
लेकिन इतना वेट अर्थ डीमन पपेट कैसे करता। तुरंत ही वो चैनियन के साइड में अपीयर होता है। लोगों की शॉक निगाहों के सामने उसने चैनियन की उस उंगली को ही तोड़ दिया था जिसमें स्टोरेज रिंग रहती है। अर्थ डीमन पपेट उस फिंगर को पकड़ के रखता है। साथ ही में उसने अटैक करने भी बंद कर दिए थे। हम डीमन पपेट को जियान के साइड में आते हुए देखते हैं। एक इशारे पे ये पूरा पपेट चला गया था जियान की स्टोरेज रिंग में। ऑफ कोर्स चैनियन की स्टोरेज रिंग भी जियान के हाथ में ही है। जियान उस स्टोरेज रिंग को पकड़ के तेजी से हंसता है, एल्डर चैन तुम्हारे गिफ्ट के लिए धन्यवाद। जिसके बाद जियान का ध्यान जाता है नॉर्दर्न साइड पे। उस तरफ से एक किलिंग इंटेंट से भरा हुआ ऑरा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तुरंत ही जियान अपने बोन विंग्स को फैलाता है। वो कहता है क्या हुआ एल्डर चैन, तुम्हें कुछ याद आया? इतना कहने के बाद वो विंग्स को फ्लैप कर देता है। देखते ही देखते जियान हो जाता है गायब। चैनियन बोलता है लिटिल बास्टर्ड, तेरी जान लेने से पहले मेरा विंड लाइटिंग पवेलियन सांस नहीं लेगा। जहाँ पे कभी उसकी प्यारी उंगली एग्जिस्ट करती थी, चैनियन वहाँ से भी बहुत पेन फील कर रहा था, लेकिन वो इसे जैसे तैसे करके इंड्योर करता है। अभी उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। हम उसे अपनी जीभ को काटते हुए देखते हैं जहाँ से कुछ एसेंस ब्लड बाहर आया था। चैनियन इस एसेंस ब्लड को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक ब्लड शूट हो गया था जियान की तरफ, तो दूसरा चला गया था नॉर्दर्न स्काई की तरफ। आते हुए एसेंस ब्लड ने जियान को शॉक कर दिया था। वो अपने विंग्स को तेज से फ्लैप करता है। जियान की स्पीड अब और भी तेज हो गई थी, लेकिन ये एसेंस ब्लड अल्टीमेट स्पीड से आता है। एक फ्लैश के साथ ही ये जियान की बॉडी में एंटर कर गया था। जब इस ब्लड ने जियान की बॉडी में एंटर किया था तो फिर इससे जियान को कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। उसकी भौं एकदम सिकुड़ गई थी। तभी पीछे से चैनियन की एक और आकाशवाणी आती है। वो कहता है तुम मेरी विंड लाइटिंग पवेलियन की लाइटनिंग सील से हिट हुए हो। तुम चाहे कहीं भी भाग लो, लेकिन मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें ढूंढ ही लेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पे हाइड होते हो। इन शब्दों को सुनकर जियान और भी तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। आसमान में पॉज होकर उसका ध्यान गया था हान क्लैन की तरफ, जिसके बाद वो फिर से अपने जेड बोन विंग्स को फ्लैप करता है। एक इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया तो एक लाइट फिगर में। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो टियानबे सिटी के आसमान से गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है खुला आसमान। अचानक ही वहाँ पे एक रे ऑफ लाइट प्रकट होती है। जो फिगर अपीयर हुआ था वो पीछे देखता है। मामला क्लियर होने पे वो पॉज हुआ था। जियान बड़बड़ाता वो बोलता है अगर मैं बोन विंग्स की एबिलिटी को एकदम लिमिट तक यूज करता हूँ तो वो होंग टियान शाओ मुझे कैच नहीं कर पाएगा। और तो और उस चैनियन को मैंने और अर्थ डीमन पपेट ने सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। एटलीस्ट कुछ समय के लिए वो मेरा पीछा नहीं करेगा। लगता है मुझे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बुड्ढा मुझसे फाइट करने के लिए अकेले आ जाता है तो उसे अर्थ डीमन पपेट की पावर के बारे में मालूम पड़ेगा। ये सोच के जियान अपनी स्पीड को स्लो कर देता है। एंड में जाके तो वो रुक के पीछे टियानबे सिटी को देखने लगा था, लेकिन काफी टाइम के बाद भी कोई भी अपीयर नहीं होता। इतना वेट करने के बाद जियान अपना सिर हिलाता है। ये बुड्ढा सच में बहुत ही कॉशियस है। इतना फ्यूरियस होने के बाद भी ये अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है। लगता है इस होंग टियान शाओ का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होगा। जियान कहता है क्योंकि वो बुड्ढा मेरा पीछा नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो चैनियन का हील करने का वेट कर रहा है। विंड लाइटिंग पवेलियन से बिलोंग करने की वजह से इसके पास डेफिनेटली बहुत सारी हीलिंग पिल्स होंगी। जिस तरीके से इसकी इंजरीज हैं, ये काफी कम समय में रिकवर हो जाएगा। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी है उस ब्लड लाइटिंग सील को अंडू करना, वरना जैसे ही विंड लाइटिंग पवेलियन के बंदे यहाँ पे आते हैं वो मेरी पोजीशन को तुरंत ही जान सकते हैं। ये सोच के जियान चारों तरफ ध्यान से देखता है। उसे दिखाई देती है एक जगह। बोन विंग्स को फ्लैप करके वो माउंटेन रेंज की तरफ चला गया था। जियान अभी दिल में क्या सोच रहा है इसके बारे में कोई गैस नहीं कर पाएगा। जियान ने माउंटेन रेंज के अंदर एक पहाड़ को ढूंढा था जिसमें वो फोर्सफुली केव को क्रिएट कर देता है। अंदर जाने के बाद उसने एक बड़ी सी रॉक से इसके एंट्रेंस को क्लोज कर दिया था। जब गुफा के अंदर उस मूनलाइट रॉक से रोशनी फैलती है तो जियान को भी फाइनली रिलैक्स करने का मौका मिलता है। जियान एक पत्थर पे जाके बैठ गया था। वो अपने फोरहेड को पकड़ के बोलता है मैंने इस बार एक बड़ी मिसकैलकुलेशन करी है। बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि विंड लाइटिंग पवेलियन इस 3000 लाइटिंग मूवमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। लॉजिकली स्पीकिंग भले ये 3000 लाइटिंग मूवमेंट काफी प्रोफाउंड हो, लेकिन फिर भी ये डी क्लास की लोअर लेवल की टेक्निक है। आखिर विंड लाइटिंग पवेलियन इस टेक्निक को इतने ट्रेजर की तरह क्यों गार्ड कर रही है जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता। आज मैंने भले ही विंड लाइटिंग पवेलियन को पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया हो, लेकिन मुझे इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल प्लेन्स बहुत ही वास्ट है। क्या ऐसी बात है मुझे कोई जाने की जगह नहीं मिलेगी? मैं ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि तुम्हारी विंड लाइटिंग पवेलियन की स्ट्रेंथ पूरे सेंट्रल रीजन में फैली है। एक डीप थिंकिंग में जाने के बाद जियान अपने हाथों को खोलता है। हमें वहाँ पे दिखाई देती है एक जेड व्हाइट स्टोरेज रिंग। अभी स्टोरेज रिंग पे कुछ फ्रेश ब्लड लगा हुआ था। ये वही रिंग थी जिसे अर्थ डीमन पपेट ने चैनियन की फिंगर से स्नैच किया था। जियान अपनी मेंटल एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही अंगूठी जियान की मेंटल एनर्जी के कांटेक्ट में आती है उसकी एनर्जी दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई थी। इस स्टोरेज रिंग के रेजिस्टेंस को फील करके जियान काफी तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है अच्छा तुमने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट छोड़ा है। जियान के लाइफ में आगे बढ़ने का एक रीजन खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। ऑल्दो चैनियन का लेवल जियान से काफी हाई हो, लेकिन जियान की
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे वीक नहीं थी। चेनियन ने जिस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को यहाँ पे छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि जियान के लिए इसे तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियान एक बार डीप इनहेल करता है, जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालता है, वो स्नो व्हाइट रिंग उसके सामने फ्लोट करने लगी थी। अगले ही पल में जियान की आईब्राउ से बहुत ही भयानक मेंटल एनर्जी बाहर आती है। ये एनर्जी सीधे जाके उस रिंग में टकरा जाती है। जैसे इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, इस रिंग में से एक इंडिविजुअल रिपल क्रिएट होती है। फाइनली ये रिपल जाके टकराती है माउंटेन वॉल से। एक पल के लिए पूरा पहाड़ हिल गया था, साथ ही में केव के अंदर कई क्रैक्स फैल जाते हैं। जियान बाकी की सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। उसकी नजरें टिकी हुई थी स्टोरेज रिंग पे। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोबारा किसी सैलाब की तरह बाहर आती है। इसने लगातार उस अंगूठी के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। एक जेन्युइन दोजोंग के द्वारा बनाया हुआ स्पिरिचुअल इम्प्रिंट सच में काफी पावरफुल होता है, लेकिन एट द एंड ये एक इम्प्रिंट ही है। अगर इस इम्प्रिंट का ओनर काफी पास हो तो वो इसे थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकता है। अभी चेनियन तो अपनी इंजरीज को हील करने में लगा होगा, तो फिर स्टोरेज रिंग को कंट्रोल करने पे कौन ही ध्यान देगा। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कुछ और हमले करती है। फाइनली स्टोरेज रिंग में से क्रैकिंग साउंड बाहर आया था। इस आवाज को सुन के जियान के चेहरे पे एक जॉय फ्लैश होता है। जियान ने फाइनली इस बुड्ढे का इम्प्रिंट हटा दिया था। टियानबे सिटी में स्काई स्टोन स्टेज पे चेनियन जो कि बैठा हुआ था, इस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट के ब्रेक होते ही वो तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है। आंखों में एक सैवेज एक्सप्रेशन को लेके वो तेजी से रोर करता है। वो कहता है, जियान अगर मैंने तुझे मौत की घाट नहीं उतारा तो मैं एक इंसान नहीं हूँ। अब स्काई स्टोन स्टेज को छोड़ के सभी लोग जा चुके थे। आखिरकार उन्हें अच्छे से पता था कि होंग टियानशाओ और चेनियन बहुत ही गुस्सा है। कोई नहीं कह सकता था कि अगर इन दोनों बुड्ढों का दिमाग घूम गया तो ये क्या करेंगे। चेनियन के ऐसे एक्शन को देख के साइड में बैठा होंग टियानशाओ एक डीप आवाज में बोलता है, तुम यहाँ पे रिकूपरेशन की बजाय चिल्ला क्यों रहे हो। चेनियन अपनी दांती मींचते हुए बोलता है, उस लड़के ने ऑलरेडी मेरी अंगूठी का इम्प्रिंट तोड़ दिया है। ये सुन के होंग टियानशाओ तुरंत ही स्टार्टल्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, लेकिन उस लड़के की स्ट्रेंथ तो बस 2 हुआंग पे है, आखिर वो तुम्हारी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को कैसे तोड़ सकता है। ऑल्दो उसके पास वो डीमन पपेट है, लेकिन मैंने ये सेंस किया था कि उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। चेनियन कहता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। आगे वो एक डीप आवाज में कंटिन्यू करता है, जैसे ही मैं रिकूपरेट कर लेता हूँ हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेंगे। उस लड़के के बॉडी में मेरी ब्लड लाइटनिंग सील है, वो कहीं भी नहीं भाग सकता। साइड में बैठा होंग टियानशाओ एक फेरोशियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, रिलैक्स, उसने मेरे होंग क्लैन के कई लोगों को मारा है, मैं उसकी मौत से बदतर हालत कर दूंगा। चेनियन कहता है, मैंने विंड लाइटिंग पवेलियन में ये न्यूज पहुंचा दी है, वहाँ से एक्सपर्ट्स आते ही होंगे। उस समय वो लड़का चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। चेनियन अपने हाथ की छोटी सी प्यारी सी फिंगर को देखता है, वेल जो कि अभी मौजूद ही नहीं थी। उसकी आंखों में वो क्रूअल एक्सप्रेशन आता है, जिसे देख के किसी की बॉडी में गूज़बम्स आ जाएं। जियान एक गुफा के अंदर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसके सामने फ्लोट कर रही होती है वो रिंग। उस अंगूठी में से एक ग्लो बाहर आता है। कुछ टाइम वेट करने के बाद ये ग्लो कम हो गया था। तुरंत ही जियान अपनी आंखों को ओपन करता है। उसके हाथ में अपेयर हुआ था एक सिल्वर रंग का स्क्रोल। ये सिल्वरी स्क्रोल किसी ऑर्डिनरी स्क्रोल से काफी बड़ा था। इसका रंग एकदम ब्राइट सिल्वर था, लेकिन जब इसे कोई ध्यान से देखता है तो इसमें बहुत ही थिन रेड थ्रेड्स को देखा जा सकता है। ये पतली लाइंस एकदम वेन्स की तरह दिखाई देती हैं, जिन्होंने इसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखा था। जैसे ही जियान की नजर स्क्रोल पे जाती है, न चाहते हुए भी उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। चेनियन की पूरी स्टोरेज रिंग के अंदर यही बस स्ट्रेंज आइटम था। जियान कहता है, ये क्या चीज है। इस चीज की स्ट्रेंजनेस को देखते हुए जियान इसे ओपन नहीं करता, बल्कि वो समन करता है डीमन पपेट को। स्क्रोल को अर्थ डीमन पपेट के हाथों में देने के बाद जियान कहता है, ओपन इट। अर्थ डीमन पपेट इस स्क्रोल को हाथ में लेता है, बिना किसी हेजिटेशन के वो इसे ओपन कर देता है। जैसे ही स्क्रोल ओपन हुआ था, इसके अंदर से बहुत ही ब्राइट लाइट बाहर आती है। अगले ही पल में सुनाई देता है बूम का साउंड। इस एक्सप्लोजन के बाद इसमें से थाई जितना मोटा थंडरबोल्ट बाहर आता है। जैसे ये थंडरबोल्ट जियान के पपेट के चेस्ट में स्मैश होता है, पपेट बन गया था कैनन बॉल। फाइनली वो माउंटेन की वॉल में जा टकराता है। मकड़ी के जाले जैसे क्रैक्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। एक बैंग साउंड के साथ वो पूरी दीवार टूट गई थी। इस सीन को देख के जियान हंसने लगता है। वो कहता है, मुझे शुरुआत से ही काफी स्ट्रेंज लग रहा था। अगर जियान ने अपने हाथ से इसे ओपन किया होता तो उस भयानक लाइटनिंग की वजह से जियान सीरियसली इंजर्ड हो चुका होता। अच्छी बात है कि अर्थ डीमन पपेट की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो एक रिलैक्स्ड मैनर में इस अटैक को रिसीव कर सकता है। जब ये थंडर लाइट इसमें से लॉन्च हो भी जाती है, तब भी स्क्रोल में लाइटनिंग फ्लिकर कर रही थी। हम इसे हवा में फ्लोट करते हुए देखते हैं। जियान का ध्यान भी जाता है स्क्रोल की तरफ। एक इशारे पे ये नीचे आने लगता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो जियान अपनी दुखी का यूज करना नहीं चाहता था। चुटकी बजाते ही ग्रीन फ्लेम बाहर आती है। फाइनली इस फ्लेम ने इस पूरे के पूरे स्क्रोल को कवर कर लिया था। जब जियान ने इस बार पूरी तैयारी कर ली थी, तो ये स्क्रोल कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करता। वो चुपचाप से जियान के हाथों में पड़ा रहता है। इसमें लगातार लाइटनिंग फ्लेकर हो रही थी। देखने से ये छोटे छोटे स्नेक्स के जैसे लगते हैं। जब इसमें कोई भी खतरनाक चेंजेस नहीं आते, तो जियान भी एक डीप ब्रेथ के साथ
रिलैक्स फील करता है। अब जियान इसे ध्यान से देख सकता था। उसकी आंखों में आते हैं कुछ बड़े बड़े शब्द जो कि लाइटनिंग ग्लो के साथ चमक रहे होते हैं। इसका नाम था 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी। ये विंड लाइटिंग पवेलियन का सबसे कीमती ट्रेजर है। रूमर्स के हिसाब से ये टेक्निक बहुत ही पुराने समय से आई है। इसका लेवल है डी क्लास हाई लेवल। जो कल्टीवेटर इस स्किल को पूरा मास्टर कर लेता है वो लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को फॉर्म कर सकता है। इस लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की स्ट्रेंथ रियल बॉडी जैसी होती है। जब तक रियल बॉडी नहीं मरती ये लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी भी नहीं मरेगी। इसके इन गॉड लाइक इफेक्ट्स को बस 4 शब्दों में बोला जा सकता है जो कि है कंपेरेबल टू टीएन क्लास। जब जियान इन 4 शब्दों को पढ़ता है तो उसके दिल में एक तूफान क्रिएट हो गया था। एक ऐसा अवतार जो कि रियल बॉडी की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और तो और जब तक रियल बॉडी नहीं मरेगी वो अवतार भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो ये 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को ज्यादा ही टेरिफाइंग नहीं है? इसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये टीएन क्लास के कंपेरेबल है। जियान कहता है ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। अभी उसकी आंखें एकदम बॉइलिंग हॉट हो गई थी। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि विंड लाइटिंग पवेलियन एक ऐसे ट्रेजर को पोजेस करती है। तभी मैं कहूँ वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? एक दोजुन 2 दोजुन के बराबर होगा। जब भी उस कल्टीवेटर की किसी के साथ फाइट होगी तो वो फाइट हो जाएगी 2 अगेंस्ट 1। आखिरकार किस तरीके का ऐसा इंसान है जो कि सेम लेवल के 2 इंसानों को हरा सकता है? इन चमकते हुए शब्दों के नीचे कुछ नॉर्मल शब्द भी थे। क्लियरली इन्हें और लोगों ने लिखा है। उसमें लिखा होता है कि भले ये 3000 लाइटनिंग बॉडी बहुत ही फ्राइटनिंग हो लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रैक्टिशनर को 3000 लाइटनिंग मूवमेंट एकदम हाईएस्ट लेवल तक आनी चाहिए। विंड लाइटनिंग पवेलियन की पूरी हिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम फिगर मिलेंगे जिन्होंने इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया है। मुझे भी इसे स्टडी करते हुए काफी टाइम हो गया लेकिन इसे पूरी तरीके से मास्टर करने से मैं काफी पीछे हूँ। लगता है ऐसा करना मेरी लाइफ टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक पढ़ने के बाद जियान एक कोल्ड ब्रेथ लेता है। वो कहता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट। जियान को फाइनली समझ में आया था कि जब उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज किया था तो फिर चैनियन को जोर का झटका हाई जोरों से क्यों लगा। ये चीज एक्चुअली में विंड लाइटिंग पवेलियन की सबसे ट्रेजर्ड चीज से रिलेटेड है। जियान हंसते हुए कहता है मुझे इस बुड्ढे को धन्यवाद बोलना होगा वरना इतना बड़ा सीक्रेट तो मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी मेरे हाथों में आ चुकी है तो मैं भी देखता हूँ उसे प्रैक्टिस करना कितना डिफिकल्ट है। ये कहने के साथ ही जियान की मेंटल एनर्जी इसके अंदर एंटर कर गई थी। जियान यहाँ पे अपीयर हुआ था वो था एक लाइटनिंग वर्ल्ड। जैसे नॉर्मल दुनिया में झरना होता है वैसे ही वहाँ पे लाइटनिंग का वाटरफॉल था। जब लाइटनिंग जमीन पे गिरती थी तो वहाँ से कई बैंग बैंग के साउंड्स प्रोड्यूस होते थे। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे अपीयर हुई थी। लगता है लाइटनिंग एनर्जी ने जियान को सेंस कर लिया था। एक साउंड के साथ ये हवा को चीरते हुए आसमान को कवर कर लेती हैं। इन लाइटनिंग बोर्ड्स को चारों तरफ शूट होते हुए देख जियान अपनी आईब्राउज को नेट कर लेता है। उसे बताता है कि ये रियल लाइटनिंग्स नहीं है बल्कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी स्क्रोल के अंदर अवेलेबल है ये उसी से ही फॉर्म हुई है। इससे वो रिलीफ फील कर रहा था। आसमान में टैप करते हुए जियान कहता है स्कैटर। जहाँ पे जियान ने अपनी फिंगर को प्रेस किया था एक हैवी मेंटल एनर्जी वहाँ पे मेटेरियलाइज होती है। देखो मैं मेंटल एनर्जी बोलूँ या फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुम दोनों को सेम ही समझना। हो सकता है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो बट ठीक है हम लोग ऐसे ही मेंटेन करेंगे। जहाँ से भी ये मेंटल एनर्जी क्रॉस हो रही थी आ रहे थंडरबोल्ट्स तुरंत ही स्कैटर होते जा रहे थे। ये लाइटनिंग कई लाइट स्पॉट्स में ट्रांसफॉर्म होती है फिर एंड में जाके इनका नामो निशान मिट जाता है। इस स्क्रोल के अंदर जो मौजूद रेमिनेंट एनर्जी थी जियान सबसे पहले से ब्रेक करता है। जिसके बाद बारी आई थी चारों तरफ देखने की। ऊपर पूरा आसमान सिल्वर ही था। वहीं पे नीचे थी एक लार्ज सिल्वर लेक। यहाँ पे स्नेक्स की तरह थंडरबोल्ट्स तैर रहे होते हैं। बेसिकली ये देखने में एक इलेक्ट्रिक पॉन्ड लग रहा था। नीचे इस इलेक्ट्रिक पॉन्ड को छोड़ दिया जाए तो और भी कोई सिग्निफिकेंट चीज मौजूद नहीं थी। ना ही उस सो कॉल्ड 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी से रिलेटेड कोई भी न्यूज थी। जियान पूरी जगह को एक बार दोबारा से ऑब्जर्व करता है। कुछ न मिलने के बाद उसका ध्यान जाता है इस इलेक्ट्रिक पॉन्ड के ऊपर। उसकी भौहें सिमट जाती हैं। 1-2 सेकंड की हेजिटेशन के बाद जियान इस इलेक्ट्रिक पॉन्ड की तरफ भी प्रेस करता है। जियान की बॉडी से एक पावरफुल मेंटल एनर्जी बाहर आती है। फाइनली इस पॉन्ड के सरफेस पे फैल गई थी। जो इसके ऊपर लाइटनिंग मौजूद थी एनर्जी के कांटेक्ट में आके वो डिसअपीयर हो जाती हैं। अगले ही पल में ये लेक एकदम मिरर की तरह क्लियर दिखाई दे रही थी। जियान इस इलेक्ट्रिक पॉन्ड की तरफ लगातार देखता रहता है जो कि अब क्लियर हो गई थी। कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे एक रिपल क्रिएट होती है। जहाँ से भी रिपल पास कर रही थी हवा में कई वर्ड्स क्रिएट हो रहे थे। जियान आसमान में खड़ा हुआ था और नीचे देख रहा था। कोइंसिडेंटली उसे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। उसके चेहरे पे एक जॉय फ्लैश होता है। नीचे देख के वो ध्यान से इन शब्दों को पढ़ने लगता है जिससे वो हमेशा याद रहे। इलेक्ट्रिक पॉन्ड के सरफेस पे जो लाइटनिंग ग्लो फ्लैश हुआ था इससे फॉर्म हुए वर्ड्स कुछ ज्यादा नहीं थे। 10 मिनट के अंदर ही जियान इन्हें याद कर लेता है। बट जब जियान इन शब्दों का यूज करके प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो हम उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देख सकते हैं। जियान के गैस के हिसाब से जो
ये इन्फॉर्मेशन मिली थी वो डेफिनेटली सो कॉल्ड 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी से रिलेटेड थी। बस सीन ये है कि इसका सीक्वेंस बिल्कुल केओटिक है। इसे पूरा पढ़ने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जियान कहता है विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर चैंगियन की काफी हाई पोजीशन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो फेक स्किल्स को पोजेस करता हो, लेकिन फिर भी इसे कई बार रीड करने के बाद कोई मेथड क्यों नहीं मिल रहा। और मैं ये फील कर रहा हूँ कि इसमें से कई वर्ड्स मिसिंग है। थोड़ी और देर तक सोचने के बाद जियान दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब वो दोबारा इन क्योटिक शब्दों को रीअरेंज करने लगा था। इन्हें ऑर्गेनाइज करने में जियान को 1 घंटा लगता है। जब 1 घंटे के बाद जियान ने अपनी आईज को खोला था तो उनमें वो डाउट ऑलरेडी डिसअपियर हो गया था। इतने टाइम तक इसे स्टडी करने के बाद जियान ने इसके अंदर की प्रॉब्लम्स का पता लगाया था। पहली बात 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी का ये ट्रेनिंग मेथड है, डेफिनेटली एक फेक नहीं है। बात बस ये है कि एक इनकम्प्लीट स्क्रॉल है। ये पूरी की पूरी टेक्निक का एक छोटा सा पोर्शन है। जियान एक ग्लूमी आवाज में बोलता है कि ये 3000 लाइटिंग मूवमेंट ऑलरेडी कई पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, जिसमें से चैनियन एक छोटे से ही पोर्शन को पोजेस करता है। सच में ये एक रिग्रेट की बात है। थोड़ा और सोचने के बाद जियान को ये चीज काफी नॉर्मल लगती है। विंड लाइटिंग पवेलियन का ये सबसे कीमती ट्रेजर है, तो फिर सिर्फ एक एल्डर इसे पूरी तरीके से पोजेस कैसे कर सकता है। इसे अलग अलग तरीके से डिवाइड करना ही सेफ मेथड है। जियान कहता है आई वंडर बाकी के पीसेस कहाँ पे हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन्हें इकट्ठा करना चाहूंगा। अगर मैं इस 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी को सक्सेसफुली मास्टर कर लेता हूँ तो ये मेरे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है। जियान दोबारा से इस लाइटिंग वर्ल्ड को देख के अपना सिर हिलाता है। उसकी बॉडी ग्रेजुअली इल्यूजनरी होने लगती है। फाइनली अब ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। जैसे जियान डिसअपियर हुआ था ये लाइटिंग वर्ल्ड दोबारा से वायलेंट हो जाता है। कि मैं बैठा जियान अपनी आंखें खोलता है। हाथ में पड़े उस सिल्वर स्क्रोल को देख के जियान तेजी से हंसने लगता है। एक डी क्लास की हाई लेवल की डो टेक्निक को पोजेस करना कोई आसान बात नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि जियान को यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके पास कम से कम 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी का एक पार्ट तो है ही। उसके गैस के हिसाब से विंड लाइटिंग पवेलियन के जो बाकी के एल्डर्स हैं चैनियन की तरह उनके पास भी इस टेक्निक के पोर्शंस होंगे। अगर जियान को फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे इनका कुछ करना ही होगा। जियान हंसने के बाद इस सिल्वर स्क्रोल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अभी उसके लिए जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उस ब्लड लाइटिंग सील को रिमूव करना। नहीं तो जिस तरीके से चैनियन ने बोला था जियान कहीं भी भाग ले विंड लाइटिंग पवेलियन उसे ढूंढ ही लेगा। अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल करके जियान ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर गया था। उसका माइंड उसकी बॉडी को स्कैन करने लगता है। स्कैन के कंप्लीट हो जाने के बाद जियान ने ये डिस्कवर किया था उसकी बॉडी में कोई भी चीज गलत नहीं है। उसे ब्लड लाइटिंग सील का कोई नामो निशान नहीं मिला था। जियान कहता है इसका मौजूद ना होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने पर्सनली इसे अपनी बॉडी में एंटर करते हुए देखा। जियान के एक इशारे पे वो ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम उसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। फाइनली अब ये पूरी बॉडी में इरप्ट हो चुकी थी। जैसे इस फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था जियान को अचानक से एक अनयूजुअल फीलिंग आती है। जिस स्पॉट से जियान को ये फीलिंग आ रही थी उसका ध्यान भी वहीं पे पहुंच जाता है। स्पॉट जहाँ से जियान को ये फीलिंग आई थी ये बिल्कुल आइसोलेटेड जगह थी, लेकिन जब ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम पूरी सर्च करती है तो फिर ये भी छिप नहीं पाती। जियान अपनी एक वेन के ऊपर एक छोटे से दाग को देख सकता है। इसका रंग सिल्वरी रेड था। जैसे ही हेवनली फ्लेम वहाँ पे बर्न होती है ये स्पॉट ग्लो करने लगता है। जियान स्कारलेट सिल्वर कलर की सील को देख के हंस के बोलता है इसने अपने आप को बहुत डीप छिपाया था। अगर मेरे पास हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ नहीं होती तो मुझे इसे ढूंढने में बहुत ही परेशानी होने वाली थी। जियान सेंस करता है कि सील एक स्ट्रेंज एनर्जी को कंटेन करती है। जियान इस तरीके की एनर्जी से अनफेमिलियर नहीं था। जब जियान ने शुरुआत में 3000 लाइटिंग मूवमेंट को प्रैक्टिस किया था तो उसने ऐसी विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ के एक थ्रेड को ऑब्जर्व किया था। इस तरीके की एनर्जी नॉर्मल दुई से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये एनर्जी किसी बंदे की बॉडी में इम्प्लांट कर दी जाती है तो वो नेचुरली इसे नहीं छेड़ेगा, क्योंकि जैसे ये विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ अपने आप को एक्सप्लोर करती है इससे उस कल्टिवेटर की इंटरनल बॉडी डैमेज हो सकती है। अच्छी बात यह कि भले ये विंड लाइटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्ट्रेंज हो लेकिन उसकी हेवनली फ्लेम इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज है। जियान के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है और उस वेन के पास हेवनली फ्लेम अपीयर होती है। इसने इस पूरी वेन को ही कवर कर लिया था। जियान अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। क्योंकि जियान ने ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है तो फिर इस लेवल का हाई टेम्परेचर उसे हार्म नहीं करेगा, बल्कि जियान इससे तो काफी अच्छा फील करता है। वहीं पर जब वो सील इस हाई टेम्परेचर को फेस करती है तो उसके डिस्टॉर्ट होने के साइंस शुरू हो जाते हैं। अगले ही पल में जियान की हेवनली फ्लेम इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देती है, जिससे इसके अंदर की ब्लड एनर्जी खत्म होने लगी थी। जियान कहता है ये ब्लड लाइटिंग सील काफी पावरफुल है। इवन मेरी हेवनली फ्लेम को इसे रिफाइन करने में काफी टाइम लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ चैनियन से काफी कम है। लगता है मुझे अपनी कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ाना होगा। क्या मुझे भी माइटी हुआंग पिल को कंज्यूम करना चाहिए? वो इस ब्लड लाइटिंग सील को ध्यान से ऑब्जर्व करता है जो
कि काफी तेजी से इल्यूजनरी होती जा रही थी। माइटी हुआंग पिल एक हाई टियर की पिल है। इसका इफेक्ट बस एक 2 हुआंग पे ही होता है। अगर वो इसे कंज्यूम करता है तो उसकी स्ट्रेंथ 1 या 2 स्टार से आगे बढ़ सकती है, लेकिन ऐसी पिल को अपनी लाइफ में बस एक ही बार कंज्यूम किया जा सकता है। फॉर्चुनेटली जियान ने इससे पहले माइटी हुआंग पिल को कंज्यूम नहीं किया। लगता है करंट सिचुएशन को देखते हुए जियान को इसकी जरूरत है। वो कहता है मैं एक बार इस सील को रिजॉल्व कर लूं, मुझे तुरंत एक और सेफ प्लेस को ढूंढने की जरूरत होगी जहाँ पे मैं दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर सकूं। सेंट्रल प्लेन्स में घूमने के लिए 2 हुआंग स्ट्रेंथ काफी कम है। जैसे ही जियान अपना मन बना लेता है, ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर राइज होने लगता है, जिससे वो ब्लड लाइटिंग सील जल्दी से रिफाइन हो सके। ये रिफाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है 2 घंटों तक। फाइनली वो सील ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक ब्लड के क्लस्टर में, जो कि नेक्स्ट ही मोमेंट में वेपराइज हो जाता है। जैसे ये ब्लड लाइटिंग सील पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, जियान भी अपनी आंखें खोल देता है। वो एक रिलीव्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है फाइनली मैंने इसे रिजॉल्व कर लिया, अब समय आ गया यहाँ से जाने का। वो खड़े होकर अपने कपड़े फपड़े झाड़ता है। अर्थ डीमन पपेट भी स्टोरेज रिंग में चला गया था। हम जियान को एंट्रेंस की तरफ जाते हुए देखते हैं। जियान उस बड़े पत्थर को हटाने वाला था, तभी आसमान में एक तेज आवाज गूंजती है। ये साउंड इतना इंटेंस था कि ये गुफा भी शेक हो गई थी। जियान इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को लेकर स्टंड ही हुआ था। तभी एक तेज आवाज आती है, जियान बाहर आओ। जब ये आवाज जियान के कान तक पहुंचती है तो हम उसके एक्सप्रेशन को अगली होते हुए देखते हैं। वो कहता है चैनियन, ये बुड्ढा मुझे यहाँ तक सूंघते हुए आ गया। लगता है ये बुड्ढा जियान का जानी दुश्मन बन गया है। जियान कहता है अगर चैनियन यहाँ पे आ गया है तो वो होंगटियन शाओ भी पास ही में होगा। अगर इन दोनों दोस्तों का सामना मैं किसी नॉर्मल टेक्निक के साथ करता हूँ तो फिर मेरी सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। जियान एक गहरी सांस लेता है। तुरंत ही उसके चेहरे पे एक रूथलेस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। ये दोनों बुड्ढे जियान को कुछ ज्यादा ही प्रेस कर रहे हैं। एक कहावत है कि रैबिट भी अपनी आखिरी टाइम में फाइट बैक करता है, तो फिर हमारा जियान तो एकदम डेंजरस वुल्फ है। जब वो अपना जी जान लगाने की फिरात में था, तभी एक एल्डरली आवाज उसके कानों में ट्रांसमिट होती है। वो कहते हैं हाँ लिटिल फेलो, अनएक्सपेक्टेड बात है कि जैसे ही मैं उठा हूँ मैंने तुम्हें इतनी मिजरेबल कंडीशन में देखा है। चलो अब मुझे भी एक बड़ा शो देखने को मिलेगा। जब जियान इस हंसती हुई फैमिलियर आवाज को सुनता है तो खुशी के मारे उसका पूरा चेहरा खिल जाता है। वो कहता है ओल्ड मिस्टर याओ, हाँ भाई, तो टियानजुनजे ने दे दिया एक सरप्राइज, कैसा लगा तुम लोगों को? अब देखना जियान और टियानजुनजे मिलकर इन दोनों के साथ कैसे खेल खेलते हैं। एक चीज तुमने नोटिस करी होगी, जब भी टियानजुनजे या फिर मास्टर यालाओ जैसा फिगर जियान के साथ में होता है, तब चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, ऐसा लगता है कि जियान के हारने के बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। तुम पिछली फाइट को ही देख लो, ऑल्दो जियान के पास अर्थ डीमन पपेट था लेकिन किसी का कोई गाइडेंस नहीं था। अगर टियानजुनजे पहले जाग गए होते तो फिर स्टोरी में पक्का नेक्स्ट लेवल का चेंज आने वाला था। खैर ये रही इमेजिनेशन की बात। तो मैं ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। ये भी लिखना कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो। नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा भाई ऐसे ही मजेदार कंटेंट को लेके आता रहता है। डिस्क्रिप्शन में जाके BTTH की नोवेल प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे A to Z सारे के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक कर लो, अवेलेबल होते ही नेक्स्ट एपिसोड राइट साइड में आ जाएगा। चेकआउट करना मत भूलना। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।